आप सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छे से आप सब लोग सुबह में 7 बजे वाली क्लास को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और यहाँ की क्लास को भी आप लोग अपने कॉपी से, अपने नोटबुक से रिवाइज कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम सब लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बातचीत करने वाले हैं और ये आज थोड़ी सी अपनी क्लास हो सकती है कि लंबी हो, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा क्योंकि आज हमको यूपी का बजट पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। कुछ बातें मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताई थी, चीज़ों को डिस्कस किया था, उससे आगे की ओर हम बात करेंगे। तो अब हम लोगों को यूपी के बजट में कहाँ से किस चीज़ के बारे में बात करना है भाई? आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में, चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में बात करना है। तो जब हम यूपी के इस बजट के बारे में बात करें तो एक मिशन है, उस मिशन का नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। और इस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 12,631 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, अलॉटमेंट ये अलॉट किया। और ये किसके लिए अलॉट किया भाई? तो 2023 और 24 के लिए जो आपका बजट है उसके लिए आपको ये किया गया है। तो जो भी बात मैं बताऊंगा या तो 2023-24 में अलॉट की बात करेंगे या तो जो टारगेट अचीव किया है यूपी सरकार ने उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर एक और एक योजना आ जाती है, उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसके लिए आपके कितने रुपए भी? 1655 करोड़ रुपए, 1655 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। फिर आप सब लोग जानते होंगे एक योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान। केवल ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये पीडीएफ में आपको अपलोड करवा दूंगा, केवल ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना जो है, अगर हम इसके लिए बात करें तो 1547 करोड़ रुपया, 1547 करोड़ रुपया आपके आवंटित किया गया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेंटर्स एंड पीएचसी टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए 2023-24 में लगभग 407 करोड़ रुपए आपको आवंटित किए गए। फिर एक योजना आ जाती है, उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 320 करोड़ रुपए इसके लिए क्या किए गए? आवंटित किए गए। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 250 करोड़ रुपए अलॉट आपको किए गए हैं। 250 करोड़ रुपए आपको अलॉट किए गए हैं। बात समझ में आ गया आप सब लोगों को? तो जब हम आपके चिकित्सा की बात करते हैं, जब हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इनको ध्यान में रखिएगा। पहली बात, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 1655 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के लिए 1547 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 320, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 250 करोड़ रुपया। 23 सितंबर 2018 से राज्य भर में आपके चल रहा है योजना, उसको बोलते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका संचालन आपके किया जा रहा है। ये बोले कि इसमें 2.34 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं। 2.34 करोड़ लोग से ज्यादा लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं और प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ये समझिए, प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी हेल्थ फैसिलिटीज का लाभ ले सकते हैं। और इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था आपको की गई है। अगला देखिए आपको क्या दिख रहा है भाई? अब आ जाता है भाई जो मेडिकल एजुकेशन है उसके लिए क्या बात। अब मान लीजिए केवल और केवल आप फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन भाई फैसिलिटीज तो तब देंगे जब आपके पास होगा। उसके लिए स्कूल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके लिए कॉलेज एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ये सारे के सारे काम आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर के ये सारी चीजें आपकी हो पाएगी। अब मान लीजिए कि आपके पास किसी भी तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे, फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब उत्तर प्रदेश की जो 2023-24 के लिए बजट है उसमें इस बात की घोषणा की गई है कि प्रत्येक जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। अब जैसे मान लीजिए कि यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट है, यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट है, तो यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 मेडिकल कॉलेज को एस्टेब्लिश किया जाएगा। 75 मेडिकल कॉलेज को एस्टेब्लिश किया जाएगा। 75 जिले में 75 मेडिकल कॉलेज को क्या किया जाएगा, 75 मेडिकल कॉलेज को एस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर उसके बाद यानी इस योजना को क्या नाम दिया गया है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का नाम दिया गया है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का नाम आपको दिया गया है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का नाम इसको दिया गया है। आपने बोला कि ठीक है। फिर 45 जनपद में अभी अगर हम उत्तर प्रदेश की 75 में से बात करें कि कितने जनपद में आपके कितने जनपद में मेडिकल कॉलेज है, तो अभी 45 जनपद में मेडिकल कॉलेज आपके हैं। 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना और उसको संचालन के लिए 2491.39 करोड़ रुपए आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो SGPGI जो कहां पे स्थित है भाई, लखनऊ में, उसमें इमरजेंसी मेडिसिन और रीजनल ट्रांसप्लांट केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है भाई, इसके बारे में। फिर दूसरी बात कि लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर और एडवांस डायबिटीज सेंटर की भी स्थापना इस SGPI लखनऊ में की जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ, प्रयागराज और KGMU जो लखनऊ में है उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्थापना आपको की जाएगी। डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्थापना उसमें की जाएगी। केवल ध्यान से सुनते जाइएगा आप सब लोग। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें या हम आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सरकार के द्वारा पहला इन्वेस्टर समिट आपको करवाया गया था 2018 में। 5 लाख एम्प्लॉयमेंट आपको सृजित करने के उद्देश्य से एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे जो आपके इंडस्ट्रियल आपके वो होते हैं, गलियारे होते हैं, उसके सृजन को प्रस्तावित किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 4 संकुल, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 2 संकुल के किनारे 6 स्थान पर औद्योगिक निर्माण संकुल प्रस्तावित है। देश की व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान हो गया है। इसका मतलब क्या है, ये व्यवसाय सुगमता क्या है? अगर हम आपसे व्यवसाय सुगमता के बारे में बात करें तो व्यवसाय सुगमता को लेकर के ध्यान रखने की जरूरत है कि आराम से आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसी को बोलते हैं व्यवसाय सुगमता कहते हैं भाई। आज समझ गए आप सब लोग, बहुत बढ़िया, शानदार। अब आगे की ओर देखिए भाई, तो ये जो है व्यवसाय सुगमता का मतलब ये होता है कि भाई देश में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे बिना किसी परेशानी के आराम से आप वहां पे बिजनेस कर सकते हैं। ना सिक्योरिटी को आपको टेंशन लेनी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर को टेंशन लेनी है, ना किसी चीज की, ना मार्केट की टेंशन आपको लेनी है। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें अब उत्तर प्रदेश का दूसरा जो आपका स्थान हो गया है। और ये अब आपको कौन से श्रेणी में शामिल हो गया है, तो अचीवर श्रेणी में आपके शामिल हो गया है। फिर उसके बाद अगर हम माइक्रो के बारे में बात करें, अगर हम स्मॉल के बारे में बात करें और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात करें, मीडियम स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो एक तो ये इंडस्ट्री हो गया और दूसरा हम निर्यात यानी कहने मतलब कि एक्सपोर्ट को हम क्या कर रहे हैं भाई, इनकरेज कर रहे हैं। अब एक जो नई वाली जो आपकी नीति आई है MSME नीति, जो नई वाली MSME पॉलिसी है 2022 में, अगर हम उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग बात करें तो रोजगार सृजन में 15% वार्षिक वृद्धि को प्रस्तावित किया गया है। रोजगार सृजन में 15% यानी एम्प्लॉयमेंट रेट में 15% की इंक्रीमेंट हुई है। और पहली बार MSME यूनिट यानी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है उसको 4 करोड़ रुपए, आपको 4 करोड़ रुपए तक पूंजी उत्पादन की व्यवस्था की गई है। राज्य में ODOP
एवं जो हैंडक्राफ्ट्स प्रोडक्ट है उसके विपणन के लिए, व्यापार के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की बात करी गई है। किसकी भाई? यूनिटी मॉल की स्थापना। और इसके लिए 2023-24 के लिए इस चीज के ऊपर खर्च करने के लिए 200 करोड़ रुपए की आपको व्यवस्था की गई है। कितने करोड़ रुपए की भाई? तो 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था आपको की गई है। अब दो चीज आता है, एक आता है सड़क, दूसरा कौन सा आता है भाई? सेतु। अब बोले कि अब तक के कार्यकाल में 21,696 किलोमीटर आपके रूरल रोड्स बन गए हैं, ग्रामीण सड़कें बन गई हैं। सड़क और सेतु के निर्माण के लिए 21,159.62 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। सड़कों और सेतु के अनुरक्षण के लिए 6,209.50 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को बनाने के लिए 1,525 करोड़ रुपया, धर्मार्थ मार्गों की विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपया, राज्य सड़क नीति से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3,000 करोड़ रुपया और निर्माण हेतु 2,500 करोड़ रुपए का प्रस्तावित। इसका मतलब क्या है कि सरकार इस बात को जानती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत नहीं रहेगा तो फिर कोई कोई फायदा की बात नहीं है। अब आप सब लोग जानते हैं कि जब यूपी के बारे में बात करते हैं तो यूपी एक एग्रीकल्चर रिच स्टेट है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई? इरिगेशन, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज, इसको भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो सिंचाई और इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड टोटल आपके 12 प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट किए गए हैं, जिससे 21.42 लाख हेक्टेयर आपको जो क्षेत्र है उसको अब क्या किया जा रहा है? इरिगेट किया जा रहा है। उसको क्या किया जा रहा है भाई? सिंचाई उसका किया जा रहा है। फ्लड कंट्रोल की बात करें या वाटर एग्जिट की बात करें, 2023-24 में 2,803 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5332 करोड़, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2220 करोड़, लघु सिंचाई परियोजना के लिए 3400 करोड़। यानी उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को बताया है। हेक्टेयर में बात करें तो हेक्टेयर में कितना है भाई? तो 240.93 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 188.40 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो आपकी कृषि योग्य है, इसके ऊपर खेती कर सकते हैं। लगभग 99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा आपकी उपलब्ध है, जिसे 75,090 किलोमीटर लंबी नहर प्रणालियों के माध्यम से क्या किया जा सकता है भाई? आपके इतने राजकीय नलकूप हैं, इतने पंप नहर है, इतने डाल नहर है, इतने आपके वाटर स्टोरेज है, इसके माध्यम से आराम से आप सिंचाई कर सकते हैं। आपको इरिगेशन के लिए बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना पड़ेगा। इरिगेशन के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी योजना है जिसके बारे में आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे होंगे। आप सब आपने बोला कि जी सर वो कौन सी योजना है? वो है नमामि गंगे, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति योजना। 2022-23 के लिए कितना था भाई? 19,500 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान था। 2023-24 तक 2.26 करोड़ घरों में शुद्ध और सतत पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 2023-24 के लिए इस योजना के लिए 25,350 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 188 योजनाओं को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें 455.15 करोड़ रुपए आपको लगेगा भाई। नागरिक उड्डयन की बात करें तो प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके एक्टिव हो गए हैं। जेवर और अयोध्या में 2 आपके निर्माणाधीन है। यानी अगर हम बात करें कि यूपी में टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं, तो यूपी में अब टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो यूपी में टोटल कितने हो गए? 5 में से 3 आपके क्या अभी एक्टिव है, यानी 3 के ऊपर आपके आवागमन आपके शुरू है। 2 जो बाकी है उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, एक जेवर में और दूसरा आपके अयोध्या में, वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हटा के बोले कि टोटल कितने एयरपोर्ट है, तो टोटल 9 एयरपोर्ट आपके एक्टिव है। 80 आपको गंतव्य स्थान के लिए एयर सर्विस, यानी यूपी के इन 9 एयरपोर्ट से देश विदेश के अलग अलग 80 जगहों पे जा सकते हैं। अभी ये इसमें बताया जा रहा है कि 5 अंतर्राष्ट्रीय
और 16 घरेलू एयरपोर्ट यानी 21 एयरपोर्ट अब आपके यूपी में एक्टिव हो जाएंगे भाई। ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा के बारे में बात करें, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो ऊर्जा के बारे में बात करें तो धीरे धीरे देखो 2016-17 में 16,348 मेगावाट का टारगेट था, 21-22 में 28,000 मेगावाट का टारगेट था, और 22-23 में 30,806 मेगावाट का टारगेट है। 30,806 मेगावाट का टारगेट है। औसत उत्पादन उपलब्धता 2019-20 में 3766 मेगावाट प्रतिदिन, 2020-21 में 3816 हो गया, 2021-22 में बढ़कर के 3998 आपके मेगावाट प्रतिदिन हो गया भाई। अब सवाल देखिए, ये वाला जो मैंने आपको बताया था कि निजी नलकूप कंज्यूमर्स जो है 2022-23 में विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 50% छूट, 23-24 में क्या कर दिया गया है, 23-24 में इनको 100% की छूट दे दी गई है और 1500 करोड़ रुपया बजट में इस बात के लिए आपके प्रावधान किया गया है। अब एक योजना शुरू की गई है, अब एक योजना शुरू की गई है जिस योजना को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सौभाग्य योजना के नाम से जानते हैं। गरीब परिवार को फ्री और अदर आपके रूरल जो आपके फैमिलीज हैं उनको 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन की सुविधा आपको दी जाएगी। बुंदेलखंड में जो आपके सौर ऊर्जा परियोजना से इस्टेब्लिश किया जाए उससे विद्युत निकासी हेतु केंद्र सरकार और जर्मनी की संस्था KfW के बीच में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 की परियोजना के तहत पार्सन तंत्र के निर्माण के लिए 1554 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और बोला कि ज्यादा वक्त नहीं, आपके पास 3 साल में इसको क्या करना है भाई, इस टारगेट को पूरा करना है। केवल ध्यान से सुनते जाइएगा। विद्युत वितरण क्षेत्र की कुशलता और क्षमता की वृद्धि के लिए केंद्र सरकार की सहायता से रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम आपके शुरू किया गया। ये जो स्कीम जो आपके बता रहे हैं ना, ये इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके लिए 6500 करोड़ रुपए की व्यवस्था आपके प्रस्तावित है भाई। और फिर उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के बारे में बात करें, इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए 317 करोड़ रुपए की व्यवस्था आपके प्रस्तावित है भाई। अब नीति के अंतर्गत यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग जो इंडिया है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चीजों को लेकर के बात करें, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चीजों के बारे में बात करें तो 5 साल में 22,000 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 6,000 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना की बात की गई है। 14,000 मेगावाट क्षमता यूटिलिटी स्केल सौर पावर के बारे में बात की गई है। 2,000 मेगावाट क्षमता पीएम कुसुम योजना के तहत आपकी बात। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 की इंप्लीमेंटेशन के लिए 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था आपकी प्रस्तावित है और ये कितने सालों तक रहेगी प्रभावी, 5 साल तक रहेगी। अब देखो आवास 2023-24 जो फाइनेंस ईयर है, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 585 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के लिए आपके 465 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था आपको की गई है भाई। नगर विकास के बारे में जब बात करें, नगर विकास के बारे में बात करें तो अमृत योजना के तहत जल आपूर्ति और सीवरेज की टोटल प्रोजेक्ट्स 282 और लागत 11,156 करोड़ रुपया है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी के तहत 2017 से कितने आपके 17.62 लाख मकान की स्वीकृति हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए 27,748 करोड़ रुपए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया गया है। महाकुंभ मेला जो 2024-2025 में लगना है, जो प्रत्येक 12 साल के बाद लगता है, 2022-23 में जो 621 करोड़ रुपया प्रस्तावित था उसको बढ़ा करके आपके 2500 करोड़ रुपया कर दिया गया है। अमृत 2.0 के तहत पेयजल, सीवरेज और वाटर बॉडीज के लिए 2022-23 में 2,000 करोड़ रुपया था, इस बार 5616 करोड़ रुपया आपको कर दिया गया, बढ़ गया भाई। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आपके यूज्ड वाटर मैनेजमेंट 1356.3 करोड़ के सापेक्ष
2023-24 में 2707 करोड़ रुपया, लगभग 100% की वृद्धि हुई है भाई। आकांक्षी नगर योजना के लिए 100 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 1500 करोड़ रुपया है। बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 600 करोड़ रुपया है। पूर्वांचल की विशेष परियोजना के लिए 525 करोड़ रुपया है। प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम आपको संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम आपको संचालित किया जा रहा है। अगर गांव के विकास की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 9000 करोड़ रुपया, ग्राम सड़क योजना के लिए 5966 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1203 करोड़ रुपया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के लिए 87.49 करोड़ रुपया, पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2023-24 में 2288 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 622 करोड़ रुपया। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर जो आपके फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चर की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसको क्या बोलते हैं? उस कार्यक्रम को बोलते हैं द मिलियन फार्मर्स स्कूल का कार्यक्रम शुरू किया गया। द मिलियन फार्मर्स स्कूल का कार्यक्रम आपको पूरे देश में 2023-24 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना के लिए, उत्तर प्रदेश मिलिटेट्स जो आपके पुनरुद्धार कार्यक्रम है उसके लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना है उसके लिए, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना है उसके लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बताया जाता है कि नवंबर 2022 तक, याद नहीं करना है बजट को बाबू, बिल्कुल भी याद नहीं किया जाता है, केवल आप सुन लीजिए। और ये अभी मैं आप लोगों को अपलोड करा दूंगा पीडीएफ, इसको 3-4 बार रीड कर लेना है। हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो उसको छोड़ देना है। बिल्कुल भी इसको जीवन में याद मत करिएगा कभी भी किसी बजट को। जो सरकार आपकी इस बजट को लेकर के आती है उसी को याद नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं, जो नया योजना या नई तरीके से चीजों को शुरू की गई है उसको हम सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल भी इसको रटने की कोशिश नहीं करना है आप लोग, बिल्कुल भी रटना नहीं है। बस आपको क्या करना है कि एक बार मेरे साथ कान खोल करके ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद पेपर से पहले तक 2 से 3 बार, कम से कम 4-5 बार इसको पढ़ लेना है। उसके अलावा आपको इसके बारे में ज्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है भाई? क्योंकि हमें खुद याद नहीं है, तभी तो मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं। अगर जो याद था मैंने लिख के पढ़ाया, अंतर समझिए ना। कि अगर मान लो कि हमको याद रहता, सारी की सारी बातें याद रहती इस बजट की एक एक बात, तो फिर मैं पीडीएफ से क्यों पढ़ाता? इसको मैं लिख के पढ़ाता जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। यानी हमें भी ये सारी बातें याद नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट बात है उसको समझना है और इसको 2-3 बार केवल रीड कर लेना है। कि देखो, जब 2-3 बार आप रीड कर लोगी और आपकी रीडिंग क्वालिटी अच्छी है और पेपर में क्वेश्चन दिखेगा तो स्टेटमेंट से ही पता लग जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है भाई, ठीक है ना? अगला देखिए भाई, गन्ना के विकास और चीनी उद्योग में देखिए पेराई सत्र 2021-22 में 27.60 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई और 101.98 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। 2022-23 में थोड़ा और आपके गन्ने की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाया गया और गन्ना उत्पादन जो आपको दिखाई देता है वो 105 लाख टन आपको दिखाई देता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? किसानों का समय से गन्ना का भुगतान नहीं होता है, इसके लिए उनका मनोबल टूटते जाता है। तो समय से गन्ना मूल्य भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म आपके शुरू किया गया है। एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म आपको शुरू किया गया है जो कहीं ना कहीं समय पे वेतन को सुनिश्चित करेगा। और पिछले 5 सालों में 27,531 हेक्टेयर गन्ने की खेती में ड्रिप इरिगेशन संयंत्र की स्थापना की गई। 50% तक सिंचाई
और उर्वरकों की बचत आपको की गई। आपने बोले कि चलो ठीक है, एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करें और आपकी रिसर्च की बात करें तो राज्य में टोटल 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना के लिए 20 करोड़ रुपए की आपकी व्यवस्था की गई। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना, ये वाला याद रखिएगा, एक नया विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यानी महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें। दुग्ध के विकास, भारत, आप ये बात याद रखिएगा जरूर आप लोग कि भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करता है और उत्तर प्रदेश पूरे के पूरे देश में सबसे ज्यादा आपके क्या करता है भाई, दूध का प्रोडक्शन करता है। लेकिन एक चीज आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई कि उत्तर प्रदेश का अब जो 2001 देखो 2020-21 में 1 नंबर पे कौन था? यूपी। अब 2021-22 में क्या हो गया भाई? 1 नंबर पे कौन आ गया? राजस्थान। और दूसरे नंबर पे क्या आ गया भाई? यूपी। अब एक इस मिशन है नंद बाबा दुग्ध मिशन, 2023-24 में 61 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मत्स्य पालन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत होलसेल फिश मार्केट के लिए होलसेल फिश मार्केट के लिए 257.50 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आपके 10 करोड़ रुपया आपको आवंटित किया गया। अगला देखिए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए इतना, राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन के लिए इतना, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण आपके उद्योग नीति के लिए 100 करोड़ रुपया, सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की स्थापना की। सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की स्थापना की बात की गई है। कोऑपरेशन के बारे में बात करें, अगर हम कोऑपरेशन के बारे में संदर्भ में बात करें तो जिला सहकारी बैंकों के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपया 2021-22 में इतना का ऋण वितरण हुआ भाई। और इतने ज्यादा किसान आपके क्या हुए भाई? आपके लाभान्वित हुए। 2022-23 में और ज्यादा आपको बढ़ा दिया गया है ऋण आपके वितरण करने की बात करें तो भाई उसको और ज्यादा क्या कर दिया गया भाई? बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा क्या आ जाता है? हथकरघा और वस्त्र उद्योग आ जाता है। कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला हथकरघा उद्योग एक डिसेंट्रलाइज आपकी कुटीर इंडस्ट्री है। अब राज्य में इतने लाख आपके लोग क्या भाई हथकरघा बुनकर हैं, 80,000 हथकरघे हैं, 2.5 लाख से ज्यादा पावरलूम कार्यरत है। अब ये सारी की सारी, अब एक टेक्सटाइल में दोनों में होता है। पहले केवल और केवल इंग्लिश में होता था तनु, अब दोनों में होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, दोनों में आपके अवेलेबल होता है। जिसमें कंफर्टेबल हो आप पढ़ सकते हो, ठीक है भाई। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दिया जाए, रोजगार दिया जाए, उसके लिए एक पॉलिसी लेकर के आई है उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 और 150 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है भाई। बात समझ में आ गया आप सब लोग? झलकारी बाई कोरी हथकरघा और पावरलूम विकास योजना के लिए, झलकारी बाई कोरी योजना के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए की बात की गई है भाई। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें, मैंने आपको बताया था स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसके अंतर्गत जो भी पात्र हैं उनको क्या दिया जा रहा है? टैबलेट दिया जा रहा है, स्मार्टफोन दिया जा रहा है और 5 साल में 2 करोड़ फोन स्मार्टफोन, और आपको क्या बांटना है भाई? 5 साल में 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटना है, ठीक है भाई। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आईटी पार्क्स की स्थापना की बात करी गई है और ये सारी के सारे उत्तर प्रदेश को आईटी हब बनाने की कोशिश आपको करी जा रही है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ रुपया ऑपरेशन कायाकल्प के तहत
ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राइमरी और उच्च प्राइमरी में अवस्थापना विकास और स्मार्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने तो 1000 रुपया। पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया क्रियान्वयन के लिए 510 करोड़ रुपया। ग्राम पंचायत और वार्ड सदस्य स्तर पर नई योजना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रोजेक्ट अलंकार के लिए 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित आपको किया गया। अगला देखिए, नैक रैंकिंग में लखनऊ और गोरखपुर यूनिवर्सिटी को A+ स्थान मिला है। KGMU को नैक रैंकिंग में A+ श्रेणी। MMMTU मदन मोहन मालवीय जो आपके TU है, गोरखपुर को A श्रेणी। देश में पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग प्रदान की गई है भाई, ये सवाल याद रखिएगा। निजी विश्वविद्यालय में MIT विश्वविद्यालय को A श्रेणी, शारदा गलगोटिया और GLA को A+। विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करी जाएगी। देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य की स्थापना की जाएगी। मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालय स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके लिए आपकी बात आपको करी गई है। अब आपने बोला कि सर ये तो बात सही है, ये आपने तो बता दिया सही बात। अब थोड़ा और बताइए, जो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है उसके पार्टिसिपेशन से प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के तकनीकी उन्नयन की योजना के अंतर्गत मॉडल लेबोरेटरी और आपके कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। ये बात समझ में आ गया। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और यूपी में 2022 में 24.87 करोड़ से अधिक पर्यटक यहाँ पे आए थे। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। भारतीय पर्यटकों की संख्या 24.83 करोड़ और विदेशियों की संख्या 4.10 लाख से अधिक है। स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत गोरखपुर, देवीपाटन, डुमरियागंज का, इन तीनों का आपके क्या किया गया, पर्यटन विकास किया गया। स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत जेवर, दादरी, सिकंदराबाद, नोएडा, खुर्जा, बांदा का समेकित पर्यटन विकास किया गया है। आपने बोला कि चलो ठीक है, वृक्ष आवरण, वन आवरण बढ़ाया जा रहा है, वृक्ष आवरण बढ़ाया जा रहा है, और इस तरीके से बात आपको करी गई है भाई। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो कार्यक्रम संचालित होते 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में आपको क्या दिखाई देगा, कुकरैल वन दिखाई देगा, उसमें नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपया। ये सारी की सारी उज्ज्वला योजना, अन्नपूर्ति योजना, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब आ जाता है मातृत्व, शिशु एवं आपके बालिका मदद योजना। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो पंजीकृत जो भी महिला इसमें रजिस्टर्ड है, उनके अगर वो मजदूर हैं तो इंस्टीट्यूशनल प्रसव की दशा में निर्धारित 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि, तो हम 1000 रुपए का चिकित्सा बोनस और रजिस्टर्ड आपके मेल जो आपके कामगार हैं उनकी पत्नियों को 6000 रुपए एक मुफ्त में दिए जाने का प्रावधान है। अधिकतम 2 नवजात शिशुओं के पौष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर एक मुफ्त 20,000 रुपए, लड़की पैदा होने की स्थिति में 25,000 रुपए 18 वर्ष के लिए सावधि तौर पे जमा कराया जाएगा और भुगतान किया जाएगा। जो भी बच्चे जन्म से दिव्यांग हैं उनको 50,000 रुपए 18 वर्ष के लिए होगा जो भुगतान किए जाने का प्रावधान है। निर्माण कामगार मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना, निर्माण कामगार की ये बात करें, क्षमता पेंशन योजना और निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुए यहाँ पे एक नया नियम बना दिया गया, निर्माण कामगार मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया। यानी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए और 5 साल तक मासिक किस्त के रूप में, समान मृत्यु पर 2 लाख रुपए 2 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में, और अंत्येष्टि के लिए 25,000 रुपए एक मुश्त आपको दिया जाएगा। अगर कंप्लीटली आप दिव्यांग हो गए तो 4 लाख रुपए 4 वर्ष तक 4 किस्त के रूप में
अस्थायी दिव्यांगता अगर है तो भाई 20-50% से ज्यादा और 100% से कम पर 3 लाख रुपए 3 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में। इसके बाद अगर मान लीजिए कि अनऑर्गेनाइज्ड है भाई, मान लीजिए अनऑर्गेनाइज्ड है कि कार्यस्थल पर वर्किंग प्लेस पे ही मर गया तो दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु स्थिति हुई तो 1 लाख रुपए एक मुश्त आपको दिया जाएगा। महात्मा गांधी पेंशन योजना के बारे में बात करें, इस योजना के अंतर्गत जो श्रमिक 60 साल की आयु को पूरा कर चुके हैं और कम से कम 10 साल तक लगातार लाभार्थी के रूप में सदस्य बना रहता है तो प्रति माह 1000 रुपए की दर से उसको पेंशन आपको दिया जाएगा। उसकी मरने के बाद उसकी पत्नी और पति को दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है भाई, इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है भाई। अब आपने बोला कि सर ठीक है, अलग अलग के बारे में बात करें तो ये बात, अब देखो रुपया आता कहां से, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो रुपया आता है वो आपके स्वयं के कर और राजस्व से। ठीक है भाई, और सबसे ज्यादा जाता कहां पे है, सबसे ज्यादा जो जाता है वो जाता है पूंजीगत परिव्यय के रूप में। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब हमने बजट पढ़ लिया, अब हम लोग एक क्लास में इकोनॉमिक सर्वे को करेंगे। इस क्लास को 3-4 बार आप ईयरफोन लगा करके अच्छे से सुन लीजिएगा ताकि ये चीजें आपको बार बार मतलब परेशान न करे और समझ में आ जाए। ठीक है भाई, तो आप लोगों को ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, इतना ही आपको ध्यान रखना है, इतना ही आप सब लोग रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा और इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है। जितना आ गया उतना आ गया, 3-4 बार 5 बार केवल पेपर में जाने से पहले इसको पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।